आपने अभी तक बहुत घोटालों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम जिस घोटाले की बात कर रहे हैं वो आपको हैरान कर देगा। ये घोटाला 1000-2000 करोड़ रुपए का नहीं था। ये आज़ाद भारत का तब का सबसे बड़ा घोटाला था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अब्दुल करीम तेलगी के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। और इस घोटाले को एक ऐसे व्यक्ति ने अंजाम दिया था जो रेलवे स्टेशन पे फल बेचता था। अब्दुल करीम तेलगी, रेलवे स्टेशन पर फल बेचने वाला लड़का जिसने 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला कर दिया। ये घोटाला था स्टैम्प पेपर घोटाला। और इस घोटाले का मास्टरमाइंड था अब्दुल करीम तेलगी। और इस घोटाले का सबसे रोचक पार्ट ये है कि बाद में सरकार ने इस घोटाले को कानूनी मान्यता भी दी। हम आपको आगे बताएंगे कि ऐसा हमने क्यों कहा। आज मैं आपको अब्दुल करीम तेलगी की पूरी कहानी बताऊंगा। ये कहानी आपको पूरी तरह से विस्तार में बताई जाएगी, तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। दोस्तों, 29 जुलाई 1961 को कर्नाटक के बेलगाम शहर के एक रेलवे कर्मचारी के घर अब्दुल करीम तेलगी का जन्म हुआ। अब्दुल करीम तेलगी के पिता रेलवे में नौकरी करते थे, इसलिए उनके परिवार की स्थिति ठीक ठाक थी। जब तेलगी की उम्र 7 से 8 साल थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद तेलगी का परिवार रेलवे स्टेशन पर फलों का ठेला लगाने लगा, जिससे उनको खाने के भी लाले पड़ गए और उनकी आर्थिक स्थिति और कमज़ोर होती गई। परिवार की स्थिति को देखते हुए तेलगी भी अपने परिवार का हाथ बटाने लगा और उसने भी एक ठेला रेलवे स्टेशन पर लगा लिया। परिवार की स्थिति बेशक ही अच्छी नहीं थी, लेकिन करीम तेलगी को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए उसने कानपुर के सर्वोच्च विद्यालय में एडमिशन ले लिया। जैसे जैसे उम्र बढ़ी उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसने बीकॉम की डिग्री हासिल की। साथ ही छोटी मोटी कंपनियों में काम भी करने लगा। लेकिन अब्दुल करीम तेलगी बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था, इसलिए उसने कई कंपनियों में जॉब भी पकड़ी और रिज़ाइन भी कर दिया। कुछ कंपनियों ने तो उसको खुद निकाला क्योंकि वो काम के प्रति बहुत लापरवाह था। इसी भागदौड़ के बीच वो मुंबई आ गया, जहाँ पे उसे विदेश जाने का ख्याल आया, क्योंकि उसके आसपास के कई लड़के सऊदी अरब में नौकरी कर रहे थे, जहाँ वो हिंदुस्तान से अच्छा पैसा कमा रहे थे। दूसरों को देखकर तेलगी भी सऊदी अरब चला गया। वहाँ उसने 7 साल तक काम किया और अच्छे पैसे जमा किए। वहाँ पे उसने महसूस किया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो विदेश में आना चाहते हैं, लेकिन पेपर्स में कुछ कमी की वजह से वो विदेश नहीं जा पाते। इसके बाद वो सऊदी अरब से कर्नाटक से मुंबई आ गया और उसने एक फ़र्जी कंपनी चालू कर दी, जिसमें वो नकली पासपोर्ट्स पेपर्स बनाता था और लोगों को विदेश भेजने का धंधा करने लगा। कमाल की बात तो ये है कि वो लंबे समय तक नकली पासपोर्ट का धंधा करता रहा, लेकिन पकड़ में नहीं आया, इसलिए उसका धंधा बढ़ता गया और उसने बाद में नकली वीज़ा और नकली इमिग्रेशन सर्टिफिकेट भी बेचने शुरू कर दिए। जिसका पासपोर्ट कहीं नहीं बनता था, उसका पासपोर्ट अब्दुल करीम तेलगी के ऑफिस में चंद घंटों में बन जाता था और उस पासपोर्ट पर लोग बाहर भी चले जाते थे। लेकिन जब तेलगी का ये बिजनेस जोरों पे था, तभी किसी ने पुलिस को खबर कर दी और 1991 में तेलगी पकड़ा गया और जेल चला गया। और जेल में अब्दुल करीम तेलगी को मोटा पैसे कमाने का आइडिया मिल गया, जहाँ पे उसकी मुलाकात राम रतन सोनी से हुई। राम रतन सोनी कलकत्ता में रहने वाला था और वहाँ पे स्टैम्प पेपर का बिजनेस किया करता था। जेल में रहते हुए अब्दुल करीम तेलगी और राम रतन सोनी के बीच में दोस्ती बढ़ी और ये लोग फ्यूचर प्लान करने लगे। इसी बीच सोनी ने तेलगी को फर्जी स्टैम्प पेपर के फर्जीवाड़े के बारे में समझाया और तेलगी को कहा कि अगर कुछ करना ही है तो स्टैम्प पेपर से जुड़ा बिजनेस करो। इसमें ना तो कोई खून खराबा है और ना ही कोई मारकाट, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें बेतहाशा पैसा है। तेलगी को राम रतन सोनी का ये आइडिया बहुत पसंद आया। इसके बाद जैसे ही वो अपने फर्जी पासपोर्ट बनाने के जुर्म की सज़ा पूरी करने के बाद बाहर आया, तो उसने स्टैम्प पेपर के फर्जीवाड़े को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग शुरू कर दी। जेल से बाहर आने के बाद कुछ समय तक तेलगी राम रतन सोनी के लिए काम करता है। तेलगी को राम रतन सोनी के स्टैम्प पेपर बेचने होते थे और इसके बदले राम रतन सोनी तेलगी को कमीशन देता था। कमाई अच्छी हो रही थी, लेकिन इतने में तेलगी का मन काम भरने वाला था। वो तो बस एक साथ बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था, इसलिए वो अच्छे से रिसर्च करता है ये स्टैम्प पेपर क्या है और इसमें धोखाधड़ी की क्या गुंजाइश है। सभी चीज़ें समझने के बाद तेलगी सबसे पहले स्टैम्प पेपर बेचने का सरकारी लाइसेंस प्राप्त करता है। ऐसा उसने इसलिए किया था कि आगे वो जो करे उस पर किसी को शक ना हो। अपने प्लान के मुताबिक अब उसे स्टैम्प पेपर छापने के लिए मशीन की ज़रूरत थी, लेकिन बाहर से मशीन खरीद कर इस्तेमाल करना लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन इसके बाद अब्दुल करीम तेलगी ने अपना शातिर दिमाग लगाया और पाया कि जहाँ पर भारत की स्टैम्प पेपर छपती हैं, वहाँ पे जो मशीन्स ख़राब हो जाती है उसके बाद उनको नीलामी के लिए लेके जाया जाता है। इसके बाद अब्दुल करीम तेलगी सीधे इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जाता है और वहाँ पे सारी जानकारी इकट्ठा करता है कि जो प्रेस की ख़राब हुई मशीन्स हैं उनकी नीलामी कब होगी, और उसके बाद वो उन मशीनों को सबसे ऊंची कीमत देकर खरीद लेता है। मशीन खरीदने के बाद कुछ एक्सपर्ट की मदद से उसने उस मशीन को ठीक किया और स्टैम्प पेपर की प्रिंटिंग करने के लिए उसने दूसरे मटेरियल जैसे पेपर, इंक का भी जुगाड़ कर लिया। कहा जाता है कि यह सब जुगाड़ करने के लिए फैक्ट्री के अंदर किसी सरकारी अधिकारी ने ही अब्दुल करीम तेलगी की मदद की थी। इसके बदले तेलगी ने उसे बहुत मोटी रकम दी थी। धीरे धीरे अब्दुल करीम तेलगी ने अपनी गुप्त फैक्ट्री में स्टैम्प पेपर को बड़ी मात्रा में छापना शुरू कर दिया। फिर इसने नकली स्टैम्प पेपर को असली स्टैम्प पेपर के साथ मिलाकर बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नकली स्टैम्प पेपर का बिजनेस बढ़ने लगा और उसने काफ़ी सारे लोगों को जॉब पर भी रख लिया और धीरे धीरे नकली स्टैम्प पेपर की सप्लाई पूरे देश में शुरू कर दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए अब्दुल करीम तेलगी ने पूरे देश से लगभग 350 MBA के स्टूडेंट्स को जॉब पर रखा था। उनका काम था बड़े बड़े ऑफिस से लेकर सरकारी दफ्तर में जाके सेटिंग करना कि वो स्टैम्प पेपर अब्दुल करीम तेलगी से ही खरीदे। अब्दुल करीम तेलगी जो नकली स्टैम्प पेपर बनाता था वो किसी भी तरीके से देखने में नकली नहीं लगता था।
साथ ही अपने ग्राहकों को वो स्टैम्प पेपर बहुत ही सस्ते दाम में बेचता था। इस कारण अब्दुल करीम तेलगी के स्टैम्प पेपर के ग्राहक बढ़ते चले गए और अगले 7 सालों तक जितनी भी सरकारी प्रिंटिंग प्रेस की खराब मशीन नीलामी के लिए आती थी, अब्दुल करीम तेलगी उन सबको बहुत ऊंचे दाम देकर खरीद लेता था और ठीक करा लेता था। यह भी कहा जाता है कि अब्दुल करीम तेलगी का बिजनेस इतने कम समय में इतना बढ़ गया था कि उसने सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के कई बड़े अधिकारियों को पैसे के दम पर खरीद लिया था और उनसे फैक्ट्री की अच्छी मशीन को भी खराब घोषित कराकर नीलाम करने के लिए कहता था और खुद उसको बाद में ऊंचे दाम देकर खरीद लेता था। धीरे धीरे अब्दुल करीम तेलगी का बिजनेस इतना बढ़ गया कि भारत के 25 राज्यों में अब्दुल करीम तेलगी की नकली स्टैम्प पेपर बिकने लगी। लगभग 70 शहरों में हर सरकारी दफ्तर में होने वाले काम लगभग इसी फर्जी स्टैम्प पेपर से होने लगे, लेकिन कभी भी किसी को इस बात की खबर तक नहीं लगी। 4-5 साल के बाद तेलगी के पास इतना पैसा हो गया कि वो अधिकारियों को घूस देने की बजाय सैलरी देने लगा। बदले में उन अधिकारियों को सब जगह ये नकली स्टैम्प पेपर पहुंचाना होता था। अब्दुल करीम तेलगी इतने शातिर दिमाग का था कि उसने पूरे भारत से असली स्टैम्प पेपर भी गायब कराने शुरू कर दिए। उसका लॉजिक ये था कि अगर मार्केट में स्टैम्प पेपर की शॉर्टेज होगी तो उसका स्टैम्प पेपर अपने आप बिकेगा। उसका ये आइडिया काम कर गया और धीरे धीरे मार्केट में स्टैम्प पेपर की शॉर्टेज होने लगी और इसका जमकर फ़ायदा करीम तेलगी ने उठाया। इसकी पहुंच इतनी ऊपर तक हो गई थी कि ये असली स्टैम्प पेपर की डिलीवरी ऐसी जगह करा देता था जहाँ पे सरकारी ऑफिस नहीं होते थे, बल्कि वहाँ करीम तेलगी के आदमी होते थे। वहाँ पे ये स्टैम्प पेपर महीनों तक ऐसे ही पड़े रहते थे, जिसकी वजह से स्टैम्प पेपर की शॉर्टेज होने लगी और करीम तेलगी का बिजनेस दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वो कहते हैं ना, हर बुराई का अंत होना ही है। ऐसे ही करीम तेलगी के साथ हुआ। 1992 में इसने नकली स्टैम्प पेपर का बिजनेस शुरू किया था और धीरे धीरे ये खबर सरकारी एजेंसियों को भी लगने लगी थी। लेकिन इसके पास इतना पैसा हो गया था कि इसने पैसे से हर किसी का मुंह बंद कर दिया था। लगभग 8 सालों तक नकली स्टैम्प पेपर बेचने के बाद इतनी ज़्यादा संपत्ति बनाने वाला तेलगी नवंबर 2001 में पकड़ा गया। दरअसल पुलिस को एक टिप मिली थी कि एक पुलिस चौकी में एक ट्रक पकड़ा गया है जिसमें सिर्फ स्टैम्प पेपर भरे हुए हैं। तुरंत पुलिस मौके पर गई और स्टैम्प पेपर से जुड़े कागजात मांगे, लेकिन ट्रक वाला वो कागजात नहीं दे पाया। धीरे धीरे पुलिस हरकत में आने लगी और ट्रक को जब्त करने के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। शुरू में पुलिस समझ रही थी कि ये चोरी के स्टैम्प पेपर हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को समझ में आया कि ये खेल बहुत बड़ा है और उसके बाद पुलिस ने इस मामले की छानबीन के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया। इसके बाद धनाधन लोगों की गिरफ्तारी होती गई और आखिरकार सबके तार अब्दुल करीम तेलगी से ही जुड़े हुए पाए गए। इसकी भनक अब्दुल करीम तेलगी को भी लग गई थी कि उसका फर्जीवाड़ा पुलिस के सामने आ गया, इसलिए वो रातों रात अंडरग्राउंड हो गया था और पुलिस दिन रात अब्दुल करीम तेलगी की खोज करने लगी। लेकिन अब्दुल करीम तेलगी किसी के हाथ नहीं आ रहा था। इसी बीच पुलिस को खबर लगी कि अब्दुल करीम तेलगी अजमेर शरीफ दर्शन करने के लिए जा रहा है। पुलिस ये मौका जाने नहीं देना चाहती थी और उन्होंने अब्दुल करीम तेलगी को वहीं पे दबोच लिया। इसके बाद जांच के बाद पता लगा कि अब्दुल करीम तेलगी ये बिजनेस 2 साल से नहीं बल्कि पिछले 7-8 साल से कर रहा है। जांच के दौरान करीम तेलगी ने बताया कि उसने राम रतन सोनी के साथ मिलकर पहले कानूनी तौर पर यह स्टैम्प पेपर छापने का लाइसेंस प्राप्त किया। उसके बाद उसकी राम रतन सोनी के साथ कुछ बहस हो गई। उसके बाद वो ये बिजनेस अकेला करने लगा। उसके बाद उसने बताया कि वो पहले जब उसके पास लाइसेंस आ गया था तो वो असली स्टैम्प पेपर के साथ नकली स्टैम्प पेपर बेचने लगा, जिससे उसकी अच्छी कमाई हुई और उसके बाद जो भी प्रिंटिंग प्रेस की खराब मशीन नीलामी में आती थी वो उसको खरीद कर ठीक कराकर नकली स्टैम्प पेपर छापता था। तेलगी की इस पूछताछ में और भी खुलासे हुए, लेकिन तेलगी इस पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा था। इसकी वजह से ही पुलिस ने कोर्ट की मदद से तेलगी का नार्को टेस्ट कराया। उसमें खुलासे हुए कि उसके साथ कई बड़े सरकारी अधिकारी और कुछ राजनेता भी शामिल हैं। नार्को टेस्ट के दौरान तेलगी ने कई बड़े राजनेताओं का नाम भी लिया था। ये केस बाद में CBI को चला गया, लेकिन अब्दुल करीम तेलगी ने जिन नेताओं का नाम लिया था उन नेताओं को बाद में जांच के दायरे से बाहर कर दिया गया और उनका नाम अभी तक सामने नहीं आया। जब CBI ने इस केस को अपने हाथ में लिया तो उन्होंने खुलासा किया कि तेलगी का बिजनेस देश के 25 राज्यों में 70 बड़े शहरों में काफ़ी फैला हुआ है। CBI की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अब्दुल करीम तेलगी के पूरे देश में लगभग 100 से ज़्यादा बैंक अकाउंट थे जिसमें करोड़ों रुपए जमा थे। लेकिन जब CBI ने अब्दुल करीम तेलगी को उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पूछा तो हैरान करने वाली बात यह है कि उनको अपनी प्रॉपर्टी याद ही नहीं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा था कि वो अपने पैसों को बोरों में भर कर रखते थे। वो सिर्फ बोरों को गिनते थे कि उनके पास कितने बोरे हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके पास कितने करोड़ रुपए हैं। कुल मिलाकर जब इस घोटाले का आंकलन किया गया तो पता लगा कि यह पूरा घोटाला लगभग 22,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है। तब ये उस समय के इतिहास तक का सबसे बड़ा घोटाला था। पूरी जाँच पड़ताल के बाद 2006 में अब्दुल करीम तेलगी को पूरे 30 साल की सज़ा हुई। इसके अलावा अब्दुल करीम तेलगी के ऊपर कोर्ट ने 202 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। करीम तेलगी के अलावा अन्य 6 लोगों को भी सज़ा मिली थी। 16 साल बाद 26 अक्टूबर 2017 को जेल में ही रहते हुए अब्दुल करीम तेलगी की मौत हो गई। तेलगी की मौत की वजह मल्टीपल ऑर्गन फेलियर थी। हालांकि 2001 में ही तेलगी का मेडिकल एग्जामिनेशन कराने वाले पुलिस अधिकारी ने ही ये बता दिया था कि तेलगी एड्स से संक्रमित है। करीम तेलगी के पास इतना पैसा था, इस बात का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि तेलगी के साथ आरोप में एक पुलिस कांस्टेबल को भी गिरफ्तार किया गया था। उस पुलिस कांस्टेबल की सैलरी
पूरे 9,000 रुपये महीना थी। लेकिन जब जांच की गई तो उसके पास पूरे 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के कागजात मिले। ये पैसा बस घूस के तौर पे तेलगी ने उसे दिया था। इसके अलावा तेलगी के लिए काम करने वाले एक पुलिस इंस्पेक्टर के पास 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का पता चला था। इससे आप समझ सकते हैं कि तेलगी के पास कितना पैसा था। वैसे तो तेलगी को 30 साल की दिन रात की काम करने वाली सज़ा हुई, लेकिन एक पुलिस अधिकारी ने खुलासा किया कि तेलगी के पास इतना पैसा था कि जेल में ही उसकी मालिश करने के लिए लगभग हर रोज़ 3-4 लोग आते थे और उसको हर प्रकार की सुविधा जेल में मिलती थी। कहा तो ये भी जाता है कि लोग आमतौर पर मुट्ठी बंद कर घूस देते थे, लेकिन तेलगी बोरों में भर भर कर घूस देता था। इसलिए कोई भी अधिकारी ना नहीं कर पाता था। लेकिन हर क्रिमिनल की एक ना एक लव स्टोरी जरूर होती है। ऐसी ही एक लव स्टोरी अब्दुल करीम तेलगी की भी थी। अब्दुल करीम तेलगी को अय्याशी का बहुत शौक था और वो मज़े करने के लिए अक्सर बार में चला जाया करता था। हमेशा की तरह वो एक बार मुंबई के मशहूर टोपेज बार में गया। वहाँ पे उसकी नज़र एक ऐसी डांसर पे गई जहाँ पे वो उसको देखकर फ़िदा हो गया, और कहा तो ये भी जाता है कि वो उस पर इस कदर फ़िदा हो गया कि उसने उस पर उसी रात 93 लाख रुपए उड़ा दिए। और देखते ही देखते वो बार डांसर मुंबई की सबसे अमीर बार डांसर बन गई। इस बार डांसर का नाम तरन्नुम खान था। लेकिन जब इसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई तो पता लगा कि मुंबई में हुए ब्लास्ट में उसका पूरा परिवार मारा गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि सरकार ने इस पूरे घोटाले को कानूनी तौर पर कैसे मान्यता दी थी। दरअसल खुलासा हुआ कि 1992 से लेकर 2001 तक देश में जितने भी स्टैम्प पेपर इस्तेमाल में आए उनमें से अधिकतर नकली थे, मतलब गैर कानूनी थे। इसलिए जिन कामों में भी वो स्टैम्प पेपर यूज़ किए गए वो भी गैर कानूनी माने जाएंगे। मतलब जैसे अगर कोर्ट मैरिज में जिन स्टैम्प पेपर का यूज़ हुआ अगर वो गैर कानूनी हुए तो वो शादी भी गैर कानूनी मानी जाएंगी। और अगर किसी खरीदी बिक्री में भी कोई स्टैम्प पेपर यूज़ किया गया और वो नकली हुआ तो वो खरीद बिक्री भी नकली मानी जाएगी। इसकी वजह से हज़ारों शादियां टूटने की कगार पर आ गई, लाखों बिजनेस बंद होने की कगार पर आ गए। इसके बाद इन सभी चीज़ों को बाद में सरकार ने मद्देनज़र रखते हुए इन सभी स्टैम्प पेपर को वैध घोषित कर दिया। इसके बाद सरकार ने 1992 से 2001 तक जिन भी स्टैम्प पेपर को यूज़ में किया गया वो भले ही नकली हो लेकिन वो वैध मानी जाएगी। इसलिए सरकार ने इस स्कैम को कानूनी मान्यता दी गई। दोस्तों आपको क्या लगता है, इस स्कैम को क्या अब्दुल करीम तेलगी ने अकेले ने ही अंजाम दिया या इसमें और भी नेता शामिल है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इस चैनल पर आपको ऐसे ही रियल स्टोरीज देखने को मिलेगी। धन्यवाद।